नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूं और इस तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो सेशन जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ एनालिसिस और उसका रियल आज के डेट में क्या रिलेवेंसी है उसके विषय में आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। और मैं यह चाहूँगा कि आप जितने भी करंट अफेयर्स या जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको एक रूटीन बनाएं और उसी रूटीन के अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरीके से समायोजित और सामंजस्य स्थापित करें ताकि आने वाले जितने भी यूपीएससी, अदर स्टेट पीएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरीके से विकसित करें, डेवलप करें कि आने वाले दिनों में आप करंट अफेयर्स के सारी चुनौतियों को सभी तरीके से क्या करें कि उसको फाइट के मोड में आकर अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि आने वाले दिन में आप अपने आप को एक सफल एवं अच्छे रैंक से आप सिलेक्शन लें। यही हमारी कामना है और इसी उम्मीद के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। जो आज के डेट में आज हम लोगों को देखना है कि यह करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है वो बड़ा ही मार्मिक होता है। मार्मिक इन सेंस की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या को अगर करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के देखते हैं तो आने वाले दिनों में आप एक सफल अभ्यर्थी के रूप में और एक सफल स्टूडेंट के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस करंट अफेयर्स के कहानी को। और इस करंट अफेयर्स की कहानी को हम लोग देखेंगे कि डेली न्यूज एनालिसिस जो होता है, ध्यान देना, हमारा एक शाम का भी न्यूज एनालिसिस होता है जो फुल फ्लेज ये डिटेल्ड, यहाँ डेली न्यूज एनालिसिस है, वहाँ डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस होता है और वहाँ रियल न्यूज एनालिसिस जो होता है वो आज के डेट में उसकी रिलेवेंसी, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मोड में किया जाता है जो हमारे फैकल्टी आदित्य सर के द्वारा लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सुबह और शाम का हम लोगों ने 2 बुलेटिन स्थापित किया है ताकि मॉर्निंग वाला में आप एकदम समराइज और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक देखें। लेकिन शाम का जो करंट अफेयर्स होता है वो काफी डिटेल्ड होता है जो खासकर यूपीएससी और अदर पीएससी के लिए डेडिकेटेड होता है। लेकिन अभी जो मॉर्निंग का जो सेशन है जिसमें करंट अफेयर्स जो हमें बताना है वो बेसिकली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, यहाँ तक कि इंक्लूडेड यूपीएससी और अदर पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सबके लिए सुटेबल है, उचित है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी दिनचर्या को और अपने आने वाले दिनों को अभी से सुरक्षित संरक्षित करके अपना आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसीलिए इसका नाम हम डीएनए और आरएनए रखा है कि केवल आपको डीएनए और आरएनए पढ़ना है कि किसी भी न्यूज का डीएनए और आरएनए क्या है उसके विषय में हमें डिफाइन करना है। तो आज हम लोग देखते हैं व्हाइट फंगस। तो व्हाइट फंगस की अगर हम बात करते हैं, अभी ब्लैक फंगस के मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूं कि मैं ये ब्लैक फंगस के विषय में डिटेल बताया था और इसमें व्हाइट फंगस की बात करते हैं। तो व्हाइट फंगस की अगर हम बात करते हैं तो ये कैंडिडियासिस, ये कैंडिडियासिस जो होता है एक फंगस होता है जो कैंडिडा नामक के, ध्यान देना, कैंडिडा नामक एक फंगस होता है उसी के कारण होता है। तो सबसे पहले आपको वो व्हाइट फंगस किसके द्वारा होता है, तो ये व्हाइट फंगस या उसको कैंडिडियासिस कहते हैं
और यह जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कैंडिडा के द्वारा होता है। कैंडिडा आमतौर पर आप देखेंगे कि त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे मुंह, गला, आंख, इंटेस्टाइन और ये जो होते हैं योनि का मेल और फीमेल दोनों, ये जैसे सभी जगहों पे मौजूद होते हैं। तो ध्यान देना, कैंडिडा आमतौर पे कहां होते हैं? हमारे स्किन पे होते हैं और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे मुंह, गला और आंत में सभी जगहों पर मौजूद रहता है। तो कैंडिडा जो होता है वो बेसिकली क्या है? एक प्रकार का फंगस है। हालांकि यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है, नियंत्रण से बाहर होने का मतलब कि देखिए, किसी भी चीज को अगर जितना मात्रा होनी चाहिए उतनी ही मात्रा में रहे, न तो आपको कुछ कर सकता है ना आप उसका कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी अनुपात से ज्यादा अगर हो जाता है तो ऑब्वियस है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहा जाता है कि यदि नियंत्रण से बाहर हो जाता है या शरीर में और अधिक आंतरिक हिस्सों में पहुंच जाता है तो कैंडिडा गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। तो ध्यान देना कि व्हाइट फंगस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन जब उसकी मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो हमारे लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है या हमारे लिए वो काफी पेनफुल हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि अपनी स्वस्थ और कहा जाता है कि हाइजीन का ध्यान रखना होगा। और संक्रमण का कारण बनने से सबसे सामान्य प्रजाति में शामिल है ये जो सबसे ज्यादा संक्रमित करता है उसको कैंडिडा एल्बिकॉन कहते हैं। तो कैंडिडा एल्बिकॉन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है? ध्यान देना, ये कैंडिडा एल्बिकॉन तो व्हाइट फंगस किस फंगस के द्वारा होता है? तो जनरली देखा गया है कि कैंडिडा एल्बिकॉन जो होता है, एल्बिकॉन जो होता है वो बेसिकली व्हाइट फंगस का मेन रीजन होता है। ब्लैक फंगस आपको कल मैंने बताया था, ये भी एक फंगस ट्रांजिशनल डिजीज है जिसको हम लोग म्यूकरमाइसीटीज कहते हैं। म्यूकरमाइसीटीज जो होता है जिसकी वजह से क्या होता है? ये ब्लैक फंगस होता है। तो ध्यान देना, व्हाइट फंगस, ये व्हाइट फंगस को हम लोग क्या कहते हैं? कैंडिडा आशीष कहते हैं। और यह एक क्या होता है? फंगस ट्रांजिशनल डिजीज है। और ये कैंडिडा के प्रकार के, ये कैंडिडा नामक एक फंगस होता है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। यह मुख्य तौर पे त्वचा और कहां होता है? शरीर के आंतरिक हिस्सों में रहता है। यदि आप देखोगे कि यह अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है तो जिससे हमारा संक्रमण होना शुरू हो जाता है। संक्रमण का कारण बनने का सामान्य प्रजाति के जो हो, इसमें बहुत सारी स्पेसीज होती हैं और उसमें जो कैंडिडा एल्बिकॉन जो होता है वो व्हाइट फंगस के लिए जिम्मेदार होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूज। अब है एंटी टेररिज्म दिवस। एंटी टेररिज्म दिवस का मतलब होता है कि ये प्रतिवर्ष किस 21, ध्यान देना, ये 21 मई को मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म दिवस यानी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और ध्यान देना कि इस दिवस का आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य है कि पूर्व भारतीय, ये प्राथमिक उद्देश्य ये राजीव गांधी के स्मरण में करना होता है। आपको पता भी होगा कि राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टरों में उनकी काउंटिंग की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह 30वीं वर्षगांठ उनकी मनाई गई और 30वीं वर्षगांठ में आप देखेंगे कि इनका जन्म, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, ये ध्यान देना 28 ये अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। और विज्ञान में रुचि रखने वाले राजीव गांधी 1984 में अपनी मां की हत्या के पश्चात अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने और 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के मेन अगर कारक के रूप में अगर किसी प्रधानमंत्री को जाना जाता है या विज्ञान को बहुत तेजी से देश के सभी भागों में अगर प्रचारित और प्रसारित करने की बात अगर करते हैं तो वो राजीव गांधी के द्वारा हुआ था। तो राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि एक अच्छे लीडर के रूप में थे जो मल्टी डायमेंशनल परिस्थितियों को एनालिसिस करते थे। और उन्हीं के याद में आपको पता भी होगा
कि 21 मई 1991 को चेन्नई के एक रैली में क्या किया गया था कि अलगाववादी संगठन लिट्टे ने उनकी हत्या सुसाइडर बॉम्बर के द्वारा क्या किया गया था, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो ध्यान देना, एंटी टेररिज्म दिवस किसके शहादत दिवस पर मनाई जाती है? तो आपको मैं बता दूं कि पंडित ये राजीव गांधी के शहादत दिवस पर मनाई जाती है और उनकी पुण्यतिथि जो होती है 21 मई को मनाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि यह बेसिकली एंटी टेररिज्म दिवस जो होता है 21 मई होता है। अब आपको मैं बता दूं विधान परिषद, ये विधान परिषद ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। और विधान परिषद किसी राज्य में, आप ध्यान देना कि जिस तरीके से सेंट्रल में हमारा लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, उसी तरीके से अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य में एक विधान परिषद होता है जो परमानेंट क्या होता है, हाउस होता है। तो इसके विषय में अभी हाल में ही चर्चा में आया है विधान परिषद के लिए। और वह विधान परिषद जो है वो बेसिकली कहां का विधान परिषद की बात कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जाए। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब ये वेस्ट बंगाल में उसको बनाया जाए। तो इसीलिए यह चर्चा में रहा है। विधान परिषद की स्थापना करने के कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं और उसी फैक्टर के अनुसार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी लेनी पड़ती है और वह जैसे राज्यपाल को मंजूरी मिल जाती है तो वैसे ही क्या होता है, राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो विधान परिषद उस राज्य में इंप्लीमेंट हो जाता है। ये 1969 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा को समाप्त कर दिया था। ये ध्यान देना कि ऑलरेडी विधान परिषद था, लेकिन 1969 में विधान परिषद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब आज के डेट में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ध्यान देना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखना होगा आप क्या, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक। तुरंत आप एक मैप ड्रॉप करेंगे और वहां जो होगा मैप पे ध्यान देना, हमारा दिमाग का जो फंक्शन होता है वो हमेशा पिक्टोरिकल फॉर्म में देखता है, इसलिए आप तुरंत मैप देखें और मैप में सबसे पहले आप किसका नाम देखेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में कौन सा है, आप देखेंगे तेलंगाना और इधर साइड में देखेंगे तो कर्नाटक। ये हो गया आपका नीचे वाले पार्ट में। तो अब उसके वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो कौन सा होगा, महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी और बिहार। तो यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है, कर्नाटका। क्लियर है, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद आज के डेट में पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेड है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। वर्ष 2020 की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अंततः विधान परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाना बाकी है। ध्यान देना, आंध्र प्रदेश अभी और संसद जब उसको परमिशन दे देगा तो वहां विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। वर्ष 2019 की अगर 2019 की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में भी विधान परिषद था और पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के विधानसभा को क्या कर दिया गया था, ध्यान देना, समाप्त कर दिया गया था। और विधान जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, वहां जो यूनियन आज के डेट में उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, इसलिए वहां विधान परिषद का जो कंसेप्ट है उसको समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान देना, उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल के ही दिनों में विधान परिषद कहां इंप्लीमेंट किया जा रहा है, या विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, या विधान परिषद बनाने के काम चल रहा है, वो है वेस्ट बंगाल। अब ऑलरेडी कितने ऐसे स्टेट है जहां विधान परिषद
यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, तो 6 ऐसे राज्य हैं जो आज के डेट में एग्जिस्ट करना है। लेकिन आंध्र प्रदेश एक ऐसा विधान परिषद है जो वहां समाप्त करने के लिए अर्जी दाखिल कर दिया है। जिस दिन संसद उसको अर्जी मंजूर कर लेगा उस दिन वहां का विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अगर जम्मू कश्मीर देखें तो अभी रिसेंट में ही जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बना है, जिसके आधार पर यह पूरी तरीके से वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया है। इसी के बाद अगर देखेंगे आर्टिकल 169, तो आर्टिकल 169 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 169 कहता क्या है, तो संसद एक विधान परिषद, ध्यान देना, संसद एक विधान परिषद को जहां पहले से मौजूद है विघटन कर सकती है और जहां पहले से मौजूद नहीं है उसका गठन कर सकती है। ध्यान देना, आर्टिकल 169 ये कहता है कि अगर कहीं किसी भी स्टेट में, अगर मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या एमपी में रहते हैं या अदर किसी स्टेट में रहते हैं जहां के विधान परिषद पहले था, अब नहीं है, या अब है अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो आर्टिकल 169 के द्वारा दोनों ही काम किया जा सकता है, या तो विघटन कर सकता है या उसका गठन कर सकता है। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि कहीं भी विधान परिषद का गठन और विघटन दोनों कर सकता है। यदि संबंधित राज्य विधानसभा में इस संबंध में संकल्प पारित करे और इस तरह के प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। उसके लिए क्या होता है कि अगर विघटन करना हो या गठन करना हो तो जिस राज्य में, ध्यान देना, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है वहां के विधानसभा में क्या किया जाता है कि पूर्ण बहुमत का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर वह प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको विघटन भी किया जा सकता है और उसका गठन भी किया जा सकता है, और यह पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसके पास होती है, ये विधानसभा के पास होती है। क्लियर है? अब यहां विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य है? पूर्ण बहुमत का विधानसभा में कुल सदस्य का बहुमत हो, ये जो कहा जाता है कि विशेष बहुमत, और विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य, एक होता है पूर्ण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में कुल सदस्य क्या हो, बहुमत में हो, और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने में कम से कम 2/3 मेंबर जो होते हैं, अगर उस प्रस्ताव को पारित करवाने में सहयोग करते हैं तो उसी को हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं। अब हमारे पास अगर देखा जाए कि उसके बाद इसकी संरचना यानी कंपोजिशन क्या होती है, तो कंपोजिशंस की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 171 में के तहत किसी राज्य के विधान परिषद का क्या किया जा सकता है, विधानसभा के कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 169 में क्या कहता है, विघटन और गठन की बात करता है, यानी उसको ये डिकम्पोज, ये कहा जाता है कि उसको विघटन किया जा सके या डिसॉल्व किया जा सके या उसका कंस्ट्रक्ट किया जा सके, आर्टिकल 169 कहता है। लेकिन यह पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई है, विधानसभा को दिया गया है कि विधानसभा अपने बहुमत के आधार पर अगर काम कर देता है तो वहां क्या होता है कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के पास वहां क्या किया जाता है, इस तरीके। आर्टिकल 171 कहा जाता है कि उसकी संरचना क्या होनी चाहिए, तो संरचना में 171 के तहत यह कहा कि किसी राज्य के विधान परिषद में राज्य विधानसभा के कुल जितना सदस्य होंगे उनके 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, अगर मान लीजिए कि किसी, जैसे यूपी का अगर हम बात करते हैं तो यूपी में टोटल विधानसभा की सीट 404 है, ठीक है, और वहां के विधान परिषद की संख्या 99 है। तो कहने का मतलब यही होता है कि विधानसभा के जितनी सीटें हैं वो बेसिकली क्या होगी, जितनी सीटें है उसका 1/3। अगर मान लीजिए कि अगर वहां 300 सीट है तो इसका 1/3 अगर करेंगे तो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 100 सीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से
कम नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शनल केस में और कुछ हो सकता है, लेकिन ध्यान देना ये 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं। राज्य विधानसभा के समान ध्यान देना, राज्य विधानसभा के समान, यानी जिस तरीके से राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा है उसी के समान विधान परिषद सतत सदन है, ये कभी डिसॉल्व होने वाला सदन नहीं है। ये अर्थात यह एक परमानेंट निकाय है जिसका विघटन क्या किया जाता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और यह डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद एक सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी MLC का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, जो आर्टिकल 171 में कहा गया है कि सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3 से, विधानसभा की जितनी सीटें होगी 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा की तरह विधान परिषद होता है जो परमानेंट हाउस होता है और स्टेट का यह परमानेंट हाउस होता है। और ध्यान देना कि विधानसभा के मेंबर को मेंबर आप ये कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल के बाद, ये ध्यान देना, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि इनकी पद्धति क्या है, इनके कहा जाता है कि इलेक्टेड होने की, ये इलेक्ट होने की क्या पद्धति है। तो 1/3 मेंबर यानी 1/3 MLC राज्य के विधायकों के द्वारा चुना जाता है। ध्यान देना, 1/3 किसके द्वारा, जो हमारे MLA हैं इनके द्वारा चुना जाता है। तो सबसे पहले जितना मेंबर होंगे उनका 1/3 जो होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा, वो विधायकों के द्वारा चुना जाएगा। इसके अलावा 1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों का मतलब होता है कि लोकल जो गवर्नेंस होती है, लोकल गवर्नेंस जैसे नगर पालिका और जिला बोर्डों के आदि द्वारा चुना जाता है। तो ध्यान देना 1/3 जो होता है वो लोकल गवर्नेंस के द्वारा, ये जो का लोकल गवर्नेंस के द्वारा यानी लोकल गवर्नेंस बॉडी जो है उसके द्वारा, और खासकर उसमें म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं लोग चुनते हैं, तथा 1/12 बार राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। तो ध्यान देना 1/12 कितने करते हैं, 1/12 जो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं लोग, उनके मतलब टीचर के द्वारा अध्यापन करने का मतलब जो टीचिंग करते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। और 1/12 जो होते हैं राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक के द्वारा, जो ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका वो उसके द्वारा 1/12 पार्ट क्या करते हैं, ये उनका इलेक्टेड या इलेक्शन या उनको इलेक्ट करते हैं। अब क्या हो गया, 1/12 को हम 2/12 भी कर सकते हैं यानी 1/6 कर दें। और आप देखेंगे कि 1/3 और प्लस 1/3 ऑलरेडी, ध्यान देना है 1/3 भाग MLA के द्वारा, 1/3 लोकल गवर्नेंस बॉडीज के द्वारा जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं, और 1/12 जो होते हैं जो मिनिमम 3 ईयर से जो टीचिंग कर रहे हैं वो इलेक्ट करते हैं। और जो स्नातक स्टूडेंट, जो स्नातक करने वाले जो होते हैं वो 1/12 को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा 2/3, और 1/6 मेंबर जो होते हैं ये जो हो गए ये अध्यापन करने वाले और मतलब टीचिंग फील्ड के लोगों के द्वारा और स्टूडेंट फील्ड के लोगों के द्वारा ये इलेक्शन होता है। शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा होता है। शेष सभा का जो राज्यपाल जो उन लोगों के बीच से किया जाता है जो, ध्यान देना, साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन में, समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं यानी मनोनीत सदस्य होते हैं। जो
कहने का मतलब 1/6 भाग और ये 2/3, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/6 और प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। और बचे कितने, तो राज्यपाल के द्वारा कितना होता है 1/6 मेंबर, तो जितने 1/6 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नामांकन किए जाते हैं, जो मुख्यतः साहित्य, ज्ञान, कला और सहकारिता आंदोलन में समाज सेवा में विशेष स्थान रखते हैं, उनको इलेक्ट किया, इनको नॉमिनेट करता है कौन, ये गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ध्यान देना, इस तरीके से इनकी निर्वाचन पद्धति होती है। 1/3 एमएलए, 1/3 जो होता है लोकल गवर्नेंस बॉडी, और आप देखोगे कि 3 वर्ष से अध्यापन करने वाले 1/12, और स्नातक जो करने वाले, ग्रेजुएशन करने वाले, उनको कहते हैं 1/12, और जो 1/6 पार्ट जो होता है जो राज्य के गवर्नर के द्वारा इलेक्ट, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। अब विधान परिषद की अगर भूमिका की अगर हम बात करते हैं, तो विधान परिषद की भूमिका यह उन व्यक्ति विशेष स्थिति को सुनिश्चित कर सकती है जिन्हें चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जा सकता है, परंतु वो विधायी प्रक्रिया जैसे कलाकार, वैज्ञानिक योगदान करने में सक्षम होते हैं। तो विधान परिषद की भूमिका होती है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज न करके इनडायरेक्ट वे में क्या होता है कि ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। यह विधान परिषद या विधानसभा के द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर क्या करता है, नजर रखता है। तो ध्यान देना कि जो लोग इस तरह के व्यक्ति हैं जो कि राजनीति से दूर हैं, तो उनमें वो हमारे पॉलिसी मेकर या अदर एक्टिविटीज में अगर उनको इन्वॉल्व करना है तो परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अपना दर्ज करके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। दूसरी चीजें होती है कि जहां विधानसभा होता है वहां मोनोपोली होती है, जो रूलिंग पार्टी जो होती है उनके पास बहुमत होती है, जैसा बिल चाहे वैसा इंपोज कर सकते हैं और उसको प्रस्ताव को पारित करके इस तरह की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि विधानसभा द्वारा अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई फैसला लिया गया होता है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है कौन, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में इतनी जानकारी आपको मैं दिया, और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। अब आप देखिएगा कि भारत और ओमान आप देखेंगे, इंडिया का एटलस देखेंगे तो भारत और ओमान जो है ये अरेबियन सी में है, और अरेबियन सी का एक पार्ट है ओमान, जहां इस तरह के ऑपरेशन चलाए गए हैं। जैसे सेना अभ्यास के लिए जो किया गया था अल नजाह किया गया था, और वायुसेना अभ्यास के लिए ईस्टर्न ब्रिज के रूप में किया गया है। नौसेना अभ्यास को उसको नसीम अल बहर क्या कहा गया है। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भारत ओमान रिलेशंस में आप देखेंगे कि उसके अभियान को अल नजाह कहते हैं। जो आर्मी का जो कंबाइंड जो इस तरीके से ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसको अल नजाह कहते हैं। वायुसेना ईस्टर्न ब्रिज के नाम से करता है, और नौसेना जो है उसकी नेवी जो है वो नसीम अल बहर के नाम से यह इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि इस तरीके से सैन्य अभ्यास करते हैं, इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और इस ऑपरेशन को चलाने के पीछे लॉजिक क्या होता है, तो बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ओमान, यानी दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध जो है वो घनिष्ठता के साथ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे दोनों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, अगर या ओमान की बात करें तो पर्सियन गल्फ या रेड सी की बात करते हैं, या उधर मेडिटेरियन सी से जब स्वेज कैनाल से कोई भी शिप इस तरीके से, तो ये हमारे प्रोटेक्शंस के लिए, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह के ऑपरेशन इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो ज्वाइंट वेंचर में हम इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं और उस समस्या का समाधान और निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि आजकल कोरोना का जो कहर है वो काफी तेजी से है, उसका अलग अलग जो कहा जाता है कि म्यूटेड फॉर्म में आ रहा है, म्यूटेशन फॉर्म में आ रहे हैं, तो उस तरीके से अब कहा जाता है कि कोविशील्ड ये सेल्फ टेस्टिंग किट जो है वह बेसिकली, अगर हम बात करें कोविशील्ड की,
तो ये सेल्फ टेस्टिंग किट है। तो कोविड 19 की जांच करने के लिए ये ध्यान देना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में सबसे पहले सेल्फ टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है रैट को मंजूरी प्रदान किया है, जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जाना गया। यानी कोविशील्ड एक ऐसा किट होगा जो घर बैठे आप क्या कर सकते हैं कि उससे आप कोविड टेस्ट कर सकते हैं। इस किट को पुणे स्थित, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने विकसित किया है। जो ICMR क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बायोमेडिकल रिसर्च के निर्माण और उसके कोऑर्डिनेशन और उसको एडवर्टाइज करने के लिए भारत के क्या होती है, एक शीर्ष अथॉरिटी बॉडी है। यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। ध्यान देना, यह दुनिया के सबसे पुराने अनुसंधान रिसर्च में एक इसका अपना स्थान है। तो कोविशील्ड क्या है? तो कोविशील्ड जो होती है सेल्फ टेस्टिंग किट है, जिसमें हम किस चीज की टेस्ट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। RAT की मंजूरी देने के लिए ये खुद से आप टेस्ट कर सकते हैं। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा किया गया था। और ये माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा ये क्या किया गया था, विकसित किया गया है। अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट क्या होता है? तो ध्यान देना कि यह जो, जैसे आपने कोविड टेस्ट को कभी देखा होगा या जिनका हुआ होगा, तो ये जो होता है ये स्वैब नमूने का एक परीक्षण करता है जो एंटीजन, यानी एंटीजन का मतलब होता है कि शरीर में प्रतिरक्षा, यानी शरीर को रक्षा करने के लिए, इंटरनल पार्ट को रक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया को प्रेरित करने वाले बाहरी पदार्थ को क्या करता है, पहचान करता है, जो सोर्स कोव-2 वायरस या उसके भीतर पाए जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे इंटरनल बॉडी में आप देखोगे कि प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है, WBC होता है, इस तरीके से हमारे कंपोजिशंस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बाई चांस, अगर किसी भी तरीके से अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी मतलब कि अलग एलियंस पहुंचते हैं, एलियंस मतलब कि कोई भी अगर कोई पार्टिकल या कोई चीजें पहुंचता है, तो हमारा RBC है या अंदर की चीजें जो है उसको मार भगाने की कोशिश करते हैं। और वही मार भगाने की कोशिश करने के सेंस में आपको मैं बता दूं कि एंटीजन का टेस्ट किया जाता है। और यह एंटीजन का टेस्ट किया जाता है, यह एक पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण। पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण क्या होता है? जिसका उपयोग पारंपरिक प्रयोगशाला की प्रणाली के बाहर तत्काल ये परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह आप ध्यान देना कि पॉइंट ऑफ केयर का मतलब होता है कि तुरंत जिससे हम एक रिजल्ट प्राप्त कर सकें और यह पता चल पाए कि हमारे शरीर के अंदर कोई बाहरी यानी बैक्टीरिया या अदर या वायरस या इस तरीके से इंजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी के साथ आपको मैं बता दूं कि RT-PCR ये रिजर्व ट्रांसक्रिप्शंस, ये पॉलीमर चेन रिएक्शन की तरह क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट के शरीर के द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के बजाय क्या करता है, ये एंटीबॉडी के बजाय क्या करता है कि शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के बजाय वायरस का पता लगाने का प्रयास करता है। ध्यान देना, RT-PCR जो होता है वो एंटीबॉडी के बजाय वायरस को क्या करता है, पता करता है। जबकि इस प्रणाली में इस मैकेनिज्म भिन्न है। यह दोनों परीक्षण के मध्य सबसे प्रमुख अंतर समय का होता है। ये RT-PCR में टाइम ज्यादा लगता है, जबकि RAT में टेस्ट में कम टाइम लगता है। RT-PCR परीक्षण में RNA ये जो होता है राइबोन्यूक्लियर एसिड को रोगी से एकत्र किए गए ये स्वैब से निकाला, इसमें DNA डीऑक्सी, जो ध्यान देना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड में परिवर्तित
कर दिया जाता है, जिसे बाद में एम्पलीफायर किया जाता है, एम्पलीफाइड किया जाता है, बाद में उसको परिवर्धित किया जाता है। आरटी-पीसीआर परीक्षण में न्यूनतम 2 से 5 घंटे का समय लगता है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षण करने में अधिकतम 30 मिनट का टाइम लगता है। तो ध्यान देना क्या बातें हो रही हैं। आरटी-पीसीआर आरएनए में जो राइबो न्यूक्लियर एसिड को क्या होता है, रोगी से जो उसका पेशेंट है उसे एकत्र किया जाता है, और एकत्र किए गए जो स्वैब होता है उसको निकाला जाता है, फिर उसे डीऑक्सी यानी डीएनए में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इस एम्पलीफायर में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जनरली आरटी-पीसीआर करने में 2 से 5 आवर्स का टाइम लगता है, जबकि रैट यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट करने में मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम लगता है। तो ये रहा रैट, और रैट से आरपी ये जो पीसीआर जो आरटी-पीसीआर जो होता है वो टेस्ट। तो आप समझ लेंगे कि आरटी-पीसीआर और आरएटी में क्या अंतर होता है, इसको किस तरीके से मॉडिफाई और इंप्लीमेंट किया जाता है। इसी के साथ यह आज का करंट अफेयर्स आप तक मैं पहुंचाया, जो मुख्यतः 4 टॉपिक पे डिफाइंड जो था। एक व्हाइट फंगस के विषय में कहते हैं, एक जो होता है उसी के साथ ब्लैक फंगस भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद एंटी टेररिज्म डे की बात हमने कहा। उसके बाद आर्टिकल 169, 171 की बात किया, यानी विधान परिषद की बात किया, और विधान परिषद के मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज और डायमेंशन में हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद इंडिया और ओमान के बीच जो इस तरह के प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं उसके विषय में हमने स्टडी किया। और फिर उसके बाद कोविशील्ड जो आईसीएमआर के द्वारा जो अभी रैपिड जो आरएटी का जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें उसके विषय में आज हम लोगों ने स्टडी किया। ध्यान देना है, जो शाम का हमारा करंट अफेयर्स होता है वो काफी डिटेल्ड होता है। इसमें कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश में यह सीरीज मैं शुरू किया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसको कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।